योर इकोनॉमिक्स टीचर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के आज थर्ड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक का जो दौर रहा वो कैसा रहा। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने कैसे इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी गेन की। इसके बाद हम आते हैं अपने इकोनॉमी के दूसरे सबसे मजबूत पिलर पे, जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एक लाइन लिखी हुई है सबसे टॉप पर, देखिए, अ पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ इट हैज अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। Yes, obviously, because this is the only sector which interlink the primary sector as well as the tertiary sector, and this sector provides the instrument or the machinery for both sectors. So this one is very important for a developing or underdeveloping country to be developed. चलिए, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं इंडस्ट्री क्या है और आजादी के टाइम पे इसकी स्थिति कैसी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस no private firm was interested to undertake any big project, obviously, because there were few reasons. What were they? Because there were no big market. आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो बिकेगा नहीं तो आपको कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा क्या था? लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। जब देश आजाद हुआ था तो किसी के पास इतना धन, इतनी दौलत नहीं थी, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि वो बड़े प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सके या बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके। और उस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके चलते हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफी बुरी कंडीशन में था। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ कंट्री वाज नॉट गुड। जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था बच्चों तो उसमें बताया था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए किए थे, हमारे पर्पस के लिए नहीं था। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर प्रॉपर रोड नहीं थी, वहां पर लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं थी। लाइटिंग तो देखिए अभी रिसेंटली हमने 5-6 सालों में गेन किया है कि फुल कंट्री लाइटिंग अभी हमें 5-6 साल में मिली है, इसके पहले नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का जो अभाव था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफी पिछड़ा हुआ था। तो हुआ क्या, जो आपकी 1955 की जो रीसोल्यूशन पॉलिसीज रही, मतलब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चली आ रही थी 1948 के बाद से, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया, रीसॉल्व किया गया। तब हमारे पास एक नई पॉलिसी आई जिसका नाम था IPR, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीसोल्यूशन 1956। नेवर राइट इट रिवॉल्यूशन। बहुत से बच्चे इसको रिवॉल्यूशन लिख देते हैं, पढ़ देते हैं। बच्चों ये रिवॉल्यूशन नहीं, रीसोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, In this situation, Government of India played a vital role and promoted this sector. जब सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम अब इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तब इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी संस्थान थी, एक ऐसी बॉडी थी जो सामने आई और उसने इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले लिया। अब बात करते हैं IPR 1956 की। This resolution formed the basis of second 5-year plan. पहला जो 5-year प्लान था वो 1951 में चालू हुआ। उसके बाद जब दूसरा 5-year प्लान बनने लगा, यानी 1956 के लिए जब बनने लगा प्लान, तो ये जो रीसोल्यूशन था इसी ने बेस के रूप में काम किया। तो अब हमारा प्राइमरी जो एम था, फर्स्ट ईयर पॉलिसी, फर्स्ट 5-year प्लान में क्या था? एग्रीकल्चर। सेकंड 5-year प्लान में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या क्या हुआ? दिस रीसोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इन 3 कैटेगरीज ABC. The first one was completely owned by state. State here refers to government. Clear? The second one is completely owned by private sector. The third one is owned by state and private sector both. मतलब हिंदी में आप ऐसा समझिए कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ प्राइवेट हैंड्स में थी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें ज्वाइंट वेंचर चल रहा था। क्लियर? अब हुआ क्या, इसके तहत कौन से स्टेप उठाए गए? What were the steps taken under resolution? The steps were special concession on tax and tariffs were provided to backward industrial setup. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कारगर साबित हुई।
गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो लोग भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो भी बैकवर्ड एरिया में अपना इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएंगे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कंसेशन और रिलैक्सेशन मिलेंगे टैक्स में और टैरिफ्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिट कमाना चाहता है। जब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और सेलिंग प्राइस वही रहेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। क्लियर? इस लालच में क्या किया लोगों ने, बैकवर्ड एरिया में अपना सेटअप लगाना चालू किया। और एक चीज थी कि गवर्नमेंट ने सस्ते दामों पर उनको जमीन मुहैया कराई, यानी कि जमीन अवेलेबल करवाई उनको, जिसपे उनका इंडस्ट्रियल सेटअप लगना था। अगला काम क्या हुआ? लाइसेंस ऑन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स। जो बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाते थे उनको क्या किया, उनके ऊपर लाइसेंसिंग लगा दी गई। जो सिंगल यूनिट प्रोडक्ट थे उनके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे थे उनके ऊपर क्या हुआ, लाइसेंस की पॉलिसी लागू की गई। इसके अलावा आप ये वाला एरिया देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इंडस्ट्रियल रिसोल्यूशन में देखा गया। हुआ क्या कि 1955 में कार्वे कमेटी बनाई गई थी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बैकबोन है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन है। द रीजन इज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यही आपको स्किल्ड लेबर प्लस रॉ मटेरियल दोनों प्रोवाइड कराते हैं। कैसे समझते हैं? एक अनस्किल्ड लेबर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता है तो धीरे धीरे स्किलफुल होता है। जब वो स्किलफुल होता है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी काम करने लगता है। और जो प्रोडक्ट ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं वो कई बार लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता हूं और मैं वीट प्रोड्यूस करता हूं। क्लियर? मैं वीट प्रोड्यूस करता हूं, उससे कोई दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला आटा बनाता है, यानी वीट उसका फ्लोर बनाता है। वो आटा एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी यानी कि ब्रिटानिया कंपनी परचेज करती है। ब्रिटानिया बहुत बड़ा एम्पायर है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अब हम जो दो लोग थे, लेट्स से ए एंड बी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे। हमसे जो प्रोडक्ट बनके निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है? तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी, बैकबोन थी। क्या थी? बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद क्या था कि मैक्सिमम लेबर वर एम्प्लॉयड इन दीस इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जगह जगह पाई जाती थी और लोकल लोगों को नौकरी मुहैया कराने का या नौकरी प्रोवाइड कराने का, एम्प्लॉयमेंट देने का ये सबसे अच्छा साधन था या सबसे अच्छी जगह थी जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही थी। उसके बाद आते हैं इसके बारे में काम क्या क्या किया गया, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। फॉर इट्स ग्रोथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट है भैया जो सिर्फ ये लोग बनाएंगे, बाकी कोई उसमें हाथ नहीं लगाएगा। तो क्या किया, कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व्ड कर दिया गया उनके लिए। उसके बाद क्या हुआ, कंसेशन ऑन बैंक रेट्स एंड टैक्सेस, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके बैंक रेट में कटिंग कर दी कि भैया आपको सस्ते रेट पर लोन अवेलेबल होगा और जो आप टैक्स पे करते थे ना अब वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी ना बैंक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो कम हो गई। अब दे कैन ग्रो मोर रैपिडली, वो ज्यादा तेजी से आगे आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, मोर इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट। somehow if none of the people was interested to invest in these areas like in small scale industry, on that ventures government took the initiative and invested in that project। जहां पर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया वहां पर गवर्नमेंट ने किया। इजी लोन फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट लेवल। ये बहुत से लोगों को इससे मैच करता हुआ पॉइंट लगता है बच्चों, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। देखिए वहां बैंक रेट्स की बात हुई है, यहाँ फैसिलिटी किस पे बात हो रही है, डिफरेंट लेवल पर। डिफरेंट लेवल पे मतलब क्या होता है कि इनिशियल लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, जब मैं बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं तब जब लोन लिया जाता है तब बहुत ज्यादा रिस्क होता है बैंक्स के लिए कि क्या ये बिजनेस चलेगा, क्या हमारा लोन रिकवर होगा या नहीं होगा। जब बिजनेस रनिंग मोड पे होता है तब भी डिफिकल्टी होती है बैंक के लिए, और जब टॉप लेवल पे चल रहा होता है तब ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। तो कहने का मतलब है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो चाहे इनिशियल स्टेज पे रही हो या सेटअप स्टेज पे रही हो या टॉप रनिंग स्टेज पे रही हो, हर लेवल पर जो लोन फैसिलिटी थी वो इजी हो चुकी थी।
तो ये कुछ काम किया था गवर्नमेंट ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में ही एक पार्ट बाकी रह गया है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं ज्यादा लेंथी इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रॉपर टाइम देना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को समझें। और बच्चों बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सारा कंटेंट आपके एनसीईआरटी से मैच करता हुआ है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कम है किसी एंगल से। कुछ बातें एडिशनल होगी जो मैं बोलकर बताऊंगा या नहीं लिखी होंगी, सो यू शुड हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल लिसनिंग द वीडियो। क्लियर? सो आई होप कि आप इसकी नोट मेकिंग करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।